नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। पीजीटी की भाषा में आप इनको नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी जो है वो कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और देखो, उत्तीर्ण सीरीज में आपको पता है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं उसमें डेली बेसिस पर करंट अफेयर जो है डिस्कस होते हैं। जो भी करंट अफेयर बनते हैं डेली बेसिस पर उन सभी को यहाँ पर कवर कर लिया जाता है। और मंथली बेसिस पर जो बच गए होते हैं करंट अफेयर उनको अलग से जो है वो अलग सीरीज में कवर कर लिया जाता है। और मंथली बेसिस पर करंट अफेयर को करने के लिए हमने जो है वो अभ्यास सीरीज जो है चला रखी है, वो भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी डिस्कशन जो है स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। तो 2024 का ये जो ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, आईपी इंडेक्स आप इसको कहेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में बोलते हैं इंडिया का जो है वो कौन सा रैंक रहा। लास्ट टाइम भी जब ये इंडेक्स आया था तो एग्जाम में भी पूछा गया था और हमने भी डिस्कस किया था। इस बार फिर से हम डिस्कस करेंगे। तो इंडिया का इसमें रैंक रहा 42। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 42 रैंक इंडिया का यहाँ पर रहा। आउट ऑफ कितनी कंट्रीज? आउट ऑफ 55 कंट्रीज जो है वो इंडिया का रैंक यहाँ पर देखा गया। ये इंडिया का स्कोर आपसे पूछ ले जाए, क्योंकि कई बार पब्लिक सर्विस कमीशन कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो स्कोर था इंडिया का 38.64। ये आपने ध्यान रखना है। ये स्कोर था इंडिया का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। अच्छा, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स निकाला किसके द्वारा गया? तो ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स निकाला गया है। और ये 12वें नंबर की एडिशन थी इस इंडेक्स की, 12वें नंबर की एडिशन थी इस इंडेक्स की। ये भी ध्यान रखना है। साथ में ध्यान रखें कि टॉप की इकोनॉमिक्स जिनका जो आईपी इंडेक्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, वो टॉप है, वो कौन कौन सी? तो टॉप में यूएस जो है वो सबसे ऊपर जो है वो आता है। और यूएस का स्कोर कहाँ पर? 95.48% जो है वो यूएस का स्कोर है। ऑन द अदर हैंड हमने देखा कि इंडिया का स्कोर 38.64% है। यूएस के बाद सेकंड नंबर पर जो है वो यूके कंट्री रहती है, थर्ड नंबर पर जो है वो फ्रांस कंट्री रहती है। यूके का जो है वो 94.12% है और फ्रांस का 93.12% है। ये इस इंडेक्स में जो है वो स्कोर। तो ये स्कोर भी आपने ध्यान रखना है, टॉप की कंट्रीज याद रखनी है। और ओवरऑल जो है ये रैंक जो है वो कितनी कंट्रीज का था? 55 कंट्रीज का था इंडिया का रैंक यहाँ पर, इंडिया का स्कोर यहाँ पर। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा निकाला जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल। तो चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल जो है वो अभी अपॉइंट किए गए हैं। तो किसको जो है वो चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल जो है वो अपॉइंट किया गया है? देखिए, चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल की अगर हम बात करेंगे किसको अपॉइंट किया गया है, तो ये किया गया है किसको? एएम कानविलकर को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। एएम कानविलकर को जो है वो अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल। देखो, लोकपाल और लोकायुक्त में कंफ्यूज नहीं होना। लोकपाल जो होंगे ना वो इंडिया के होंगे और लोकायुक्त जो होंगे ना वो स्टेट लेवल पर होंगे। ये आपने ध्यान रखना है लोकायुक्त के बारे में और लोकपाल के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं लोकपाल की। तो अभी फरवरी महीने में जो है वो जस्टिस एएम कानवालकर को जो है वो अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल। ये पहले जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, इनको अपॉइंट किया गया। लोकपाल का काम क्या होता है, क्यों इसको अपॉइंट किया जाता है? देखो, ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कोई भी करप्शन एलिगेशन जो है वो लगते हैं, अगर पब्लिक फंक्शनरीज को लेकर जो है वो कोई भी एलिगेशन लगते हैं तो वो इस तरह के एलिगेशंस का जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो करते हैं। लोकपाल की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस ये बिल जो था लोकपाल का जो बिल था जो था वो लोकसभा में 1968 में जो था वो इसको क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको इनेक्ट कब किया गया? 2013 में जो था वो इसको इनेक्ट किया गया। यहाँ पर पीसी घोष, पिनाकी चंद्रा घोष का नाम भी आपने सुना होगा कहीं ना कहीं पर। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि पहले जो लोकपाल थे वो कौन थे? पहले लोकपाल थे पीसी घोष, पिनाकी चंद्रा घोष। ये आपने ध्यान रखना है, पिनाकी चंद्रा घोष था वो पहले लोकपाल थे। अब हम बात करते हैं कि लोकायुक्त भी मैंने बताया कि स्टेट लेवल पर जो है वो होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में हिमाचल के क्या कोई लोकायुक्त है? अगर हैं जी तो वो कौन है? तो देखो, हमने वो भी पढ़ रखा है कि प्रेजेंट टाइम में हिमाचल के लोकायुक्त कौन है। वो हैं हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त जस्टिस CB बरोवालिया, चंद्रभूषण बरोवालिया का नाम हमने बहुत बार जो है वो पढ़ रखा है। क्वेश्चन कमेंट करके आप बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे? फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वर्ल्ड्स लोएस्ट फर्टिलिटी रेट इन वर्ल्ड। तो बोलते हैं कि कौन सी कंट्री ऐसी है जिसका जो प्रजनन दर है वो सबसे कम है। फर्टिलिटी रेट की बात की जा रही है कि कौन सी कंट्री जो है उसका फर्टिलिटी रेट जो है वो सबसे कम है। अभी जो आंकड़े हमें देखने को मिले उसमें ये पता चला कि साउथ कोरिया का जो प्रजनन दर है या फिर फर्टिलिटी रेट है वो सबसे कम है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं जी फर्टिलिटी रेट की कि किस तरह से ये
फर्टिलिटी रेट होता क्या है और क्या है। देखो अगर हम बात करें ना दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया की, तो 2022 तक दक्षिण कोरिया में जो है वो दुनिया की सबसे प्रजनन दर थी, वो थी 0.78%। और 2023 में दर में जो है वो गिरावट जारी रही। और फर्टिलिटी रेट यानी कि महिलाओं ने अपने करियर में कितने बच्चों को जो है वो जन्म दिया है, तो ये लगातार यहाँ पर चिंता का विषय जो है वो बना हुआ है। इसके साथ ही जापान कंट्री भी लगती है, तो जापान का फर्टिलिटी रेट भी जो है वो काफ़ी कम है। जापान का फर्टिलिटी रेट जो है वो लोएस्ट हिट किया गया है 2022 में 1.26 था। चाइना का ऑन द अदर हैंड 1.09 था। ये आपने ध्यान रखना है फर्टिलिटी रेट के बारे में। और एक डाटा मैंने सर्च किया हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो उससे ये पता चला हमें कि 2019 से लेकर 2021 के बीच में हिमाचल का फर्टिलिटी रेट कितना रहा। तो हिमाचल प्रदेश का जो टोटल फर्टिलिटी रेट रहा 2019 से 2021 के बीच में वो 1.7% रहा। तो ये क्वेश्चन 2019 से 2021 का पूछा जाए तो आपका सही होना चाहिए अब ये क्वेश्चन का आंसर। और ये जो 2019 से लेकर 2021 के बीच में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था ना, इसमें इंडिया का फर्टिलिटी रेट भी हमें देखने को मिलता है। तो इंडिया का फर्टिलिटी रेट जो था वो 2.0 था। 2.0 जो था वो यहाँ पर था, यहाँ पर ये फर्टिलिटी रेट जो था वो इंडिया में था। इनकी प्रत्येक महिला अपने जीवन में 2 बच्चों को जो है जन्म देती है, तो ये मतलब हुआ 2.0 का। ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, रिसेंटली धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की गई है। तो बोलते हैं कि इन 2 कंट्रीज के बीच में जो है ये धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की गई है। देखिए जी, धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज का 5th एडिशन जो है वो अभी कंडक्ट किया गया। ये 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक जो है वो चलेगा। और धर्मा गार्जियन का ये जो एडिशन हुआ ये इंडिया और जापान के बीच में हुआ। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो प्रत्येक वर्ष ये धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज होती है, ये इंडिया और जापान के बीच में जो है वो होती है। अब देखो जापान और इंडिया की फोर्सेस के बीच में, आर्मी के बीच में, डिफेंस फोर्सेस के बीच में ये होती है। तो इस बार हुई कहाँ पर ही, तो महाजन जो फील्ड फायरिंग रेंज है राजस्थान की, वहाँ पर हुई। राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, वहाँ पर ये हुई। और आपने एक बात यहाँ से नोट करनी है कि यानी कि इंडिया में ये जो है वो धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज जो है वो हुई है, ये ध्यान रखें। अच्छा, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज जो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में जो है वो की जाती हैं, उनको एक बार हम ज़रूर रिवाइज करेंगे। जैसे कि हमने जाना था बांग्लादेश के साथ जो है वो संप्रीति एक्सरसाइज जो है वो इंडिया करता है। चाइना के साथ हैंड इन हैंड एक्सरसाइज करता है। फ्रांस के साथ एक्सरसाइज शक्ति जो है वो इंडिया करता है। और अगर हम बात करें खंजर एक्सरसाइज की, जो मैंने आपसे एक दिन पूछा भी था शायद, तो ये किर्गिस्तान के साथ जो है वो की जाती है। एक्सरसाइज इक्विवेरियन है। इक्विवेरियन एक्सरसाइज मालदीव्स के साथ जो है वो इंडिया करता है। मालदीव्स के साथ इंडिया के संबंध थोड़े से खराब हुए थे, तो हमने जाना था कि ये एक्सरसाइज इक्विवेरियन किसके साथ की जाती है। और हमने जाना था एक्सरसाइज सूर्य किरण जो कि नेपाल के साथ इंडिया करता है। रशिया जो यूक्रेन के साथ जिसका वॉर है, और रशिया काफ़ी टाइम वॉर करता रहता है बाकी कंट्रीज़ को भी, वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी। तो देखो रशिया की अगर हम बात करें तो इंडिया रशिया के साथ भी एक्सरसाइज करता है। तो एक्सरसाइज इंद्र जो है वो की जाती है। एक्सरसाइज इंद्रा जो है वो रशिया के साथ की जाती है। एक्सरसाइज मित्र शक्ति भी इंडिया करता है, तो वो श्रीलंका के साथ जो है वो करता है। और ऑन द अदर हैंड एक्सरसाइज मैत्री भी है। एक्सरसाइज मैत्री जो है वो थाईलैंड के साथ जो है वो की जाती है। यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज यूके के साथ जो इंडिया करता है, वो यूके के साथ यानी कि यूनाइटेड किंगडम के साथ तो एक्सरसाइज वज्र प्रहार जो है वो की जाती है। साथ में ही अगर हम ध्यान रखें यूएसए के साथ, तो एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार एक्सरसाइज जो है वो इंडिया करता है। ठीक है जी, तो ये एक्सरसाइजेज आपने ध्यान रखनी है। धर्मा गार्जियन के बारे में आपको पता चल गया। ये सारे क्वेश्चंस हो गए इंपॉर्टेंट, तो इतना ध्यान रख ले। देखो चीज़ें पढ़ रखी हैं हमने पहले, बस बार बार रिवाइज करते रहेंगे ना तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। वेटनरी ऑफिसर के एग्जाम में आपने क्या देखा था? वेटनरी ऑफिसर के एग्जाम में आपने देखा था कि इस उत्तीर्ण सीरीज से और जो अभ्यास सीरीज मंथली बेसिस पर है वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो था वो करंट अफेयर के आए थे। तो पेपर 1 हम उम्मीद करते हैं कि पीजीटी पेपर 1 में जो है ऐसा ही हो, और अपने लेवल पर जो आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर मंथली लेवल पर मैगजीन के थ्रू ना, उनको पढ़ते रहना। वही चीज़ें ना आपको 100% एक्यूरेसी में जो है वो मदद दिलाएंगी और वही चीज़ें आगे ले जाएंगी फाइनल सिलेक्शन तक। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वर्ल्ड फर्स्ट यहाँ पर होगा वर्ल्ड फर्स्ट द क्लॉक का, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पर होगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक, यहाँ पर होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, यहाँ पर गलत हो गया। वैदिक क्लॉक जो है वो यहाँ पर होगा।
ठीक है जी, PDF जब मैं अपलोड करूंगा ना तो उसमें करेक्ट करके दे देंगे। वैदिक क्लॉक की हम बात करते हैं कि इनॉग्रेट की गई है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वो कहाँ पर की गई है। देखो वैदिक घड़ी जो पहली इनॉग्रेट की गई है वो अभी हाल फिलहाल में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो इनॉग्रेट की गई है। अगर हम बात करें कि इस घड़ी को कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, तो इस घड़ी को जो है वो इनॉग्रेट किया गया है उज्जैन में। ऑप्शन सी सही आंसर है। उज्जैन शहर कहाँ पर पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में जो है वो पड़ता है, यहाँ पर इसको जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। इस घड़ी को नाम क्या दिया गया है, इसका नाम है विक्रम आदित्य वैदिक घड़ी। विक्रम आदित्य वैदिक घड़ी जो है उसको नाम दिया गया है। और ये घड़ी जो है वो भारतीय पंचांग जो आप सुनते हैं ना, भारतीय पंचांग यानी कि भारत की जो समय गणना है उस प्रणाली के ऊपर जो है वो आधारित है। इसके बारे में थोड़ा सा हम अगर डिटेल से जानें तो ये घड़ी क्या होगी, ये घड़ी जो है वो सूर्य उदय जब होता है और एक सूर्य उदय से दूसरे सूर्य उदय तक की गणना जो है वो करेगी। 2 सूर्य उदयों की जो गणना की जाएगी ना, उसकी अवधि को 30 भागों में जो है वो बांटा गया है और 30 भागों में से हर घंटे में जो है वो भारतीय मानक समय के मुताबिक जो है 48 मिनट जो है वो होते हैं, ये ध्यान रखना है। 30 भागों में जो है वो बांटा गया है उसको, और 30 भागों में अगर हम भारतीय मानक के अनुसार करें तो 48 मिनट जो है वो हर घंटे में जो है वो होते हैं। और हम बात करते हैं कि ये घड़ी जो है वो पूरी तरह से जो है वो डिजिटल है। इसमें एक दिन में जो है वो 24 नहीं बल्कि 30 घंटे जो है वो होते हैं। ये घड़ी जो है मुहूर्त के बारे में भी जो है वो बताती है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये घड़ी जो है वो धीरे धीरे राशिफल भी जो है वो बताएगी। और ऐतिहासिक रूप से 300 साल पहले विश्व में मानक समय के निर्धारण था जो है उज्जैन शहर का जो है अहम योगदान जो था वो हुआ करता था। तो आपको पता चल गया ना कि ये घड़ी किस तरह से काम करेगी। ऐसी चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, जस्ट फॉर जनरल अवेयरनेस है चीज़ें कि वैदिक घड़ी होती क्या है, आफ्टर ऑल वो तो पता हो तभी तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, नाम पूछा जाए। उज्जैन तो नाम याद ही रह जाएगा फिर, ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं रिसेंटली ओतुकल पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो बोलते हैं हाल फिलहाल में ये ओतुकल पोंगल फेस्टिवल मनाया गया है, ये कहाँ पर जो है बनाया गया है। तो ओतुकल पोंगल फेस्टिवल मनाया गया है, ये केरल में जो है वो मनाया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। केरल में ये मनाया गया है। अच्छा, केरल में ये मनाया गया है कि केरल में कोई और फेस्टिवल भी मनाया जाता है। एक ओणम फेस्टिवल है, ओणम फेस्टिवल मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है, वो आपने ध्यान रखना है। और कुछ ऐसे फेस्टिवल्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर हमने पहले पढ़ रखे हैं या फिर इम्पोर्टेंट है, इसमें एक आपने ढिल्लो फेस्टिवल ध्यान रखना है। ढिल्लो फेस्टिवल चर्चा में आया था कुछ टाइम पहले, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर कुछ ऐसे महीने में आया था, हमने पढ़ा था। नहीं भी पढ़ा होगा तो अभी पढ़ लेंगे। फेस्टिवल जो है ये गोवा में जो है वो मनाया जाता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है तावी फेस्टिवल के बारे में। ये तावी फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, ये जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो मनाया जा गया। और हम ध्यान रखेंगे बिहू फेस्टिवल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहू फेस्टिवल जो है वो असम में जो है वो मनाया जाता है, वो आपने ध्यान रखना है, असम में मनाया जाता है। इसके अलावा जो है वो और कौन कौन से फेस्टिवल हैं, जम्मू कश्मीर का ही एक टुलिप फेस्टिवल भी है, टुलिप गार्डन यहाँ पर है, तो टुलिप फेस्टिवल आपको याद रह जाएगा। आपने ध्यान रखना है यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर मनाया जाता है, ये जो है वो नागालैंड में जो है वो मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। अभी हमने वेटनरी ऑफिसर का एग्जाम क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, तो वहाँ पर भी तो जो है वो एक इस तरह का फेस्टिवल जो है वो पूछा गया था। उस फेस्टिवल का क्या नाम था, उस फेस्टिवल का नाम था थिरुसूर पूरम फेस्टिवल। थिरुसूर पूरम फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, तो वो भी जो है वो केरल में ही जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन में केरल था, झारखंड था, उत्तर प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, परंतु केरल उसका सही आंसर होना था। वो आपने ध्यान रखना है कि थिरुसूर पूरम फेस्टिवल, ओणम फेस्टिवल और जो अटुकल पोंगल फेस्टिवल है वो हमने पढ़े, ये कहाँ पर जो है वो मनाए जाते हैं, कहाँ के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं, ये पता चल गया। बाकी अदर स्टेट के जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हमने डिस्कस किए वो भी ध्यान रख रहे हैं। बाकी हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हिमाचल के तो बहुत सारे फेस्टिवल हैं जो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर याद रखने हैं, आपको रीजनल लेवल पर जो है याद रखने हैं, क्योंकि वहाँ से कोई भी फेस्टिवल जो है वो पूछा जाएगा HPGK के सेक्शन में, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, एक नंबर नहीं जाना चाहिए हाथ से, या फिर एक क्वेश्चन हाथ से नहीं जाना चाहिए। आगे बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट फॉर 2023। तो बोलते हैं 2023 की जो वैश्विक साइबर अपराध रिपोर्ट थी उसमें भारत की क्या रैंकिंग रही। तो अगर हम बात करते हैं कि ग्लोबल लेवल पर जो साइबर क्राइम की रिपोर्ट जो है वो निकाली गई, उसमें 2023 में भारत का क्या रैंक रहा, तो 2023 में भारत का 80th यानी कि 80वां नंबर जो है वो रहा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, 80th रैंक जो है वो भारत का यहाँ पर रहा। यहाँ से क्या हमें कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम या फिर इंपॉर्टेंट जानने को मिलता है, तो देखो 2023 में वैश्विक स्तर पर जो साइबर अपराध के मामले हैं ना, उसमें ये जो रैंकिंग निकाली गई उसमें 80वें नंबर जो है वो भारत का रहा। स्थानीय खतरों के अगर बारे में हम बात करें तो स्थानीय खतरों ने लगभग 34% उपयोगकर्ता जो है ना उनको प्रभावित भारत में जो है वो किया है।
और अगर हम बात करते हैं यहाँ से कि और क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि भारत में जो है वो 2023 में जो भारत में राष्ट्रीय साइबर अपराध दर है ना, वो प्रति 1 लाख नागरिक पर जो है वो 129 है। समझे आप इस बात को कि 2023 में भारत में जो राष्ट्रीय साइबर अपराध दर है वो 1 लाख भारतीयों में 129 है। और 2023 की तीसरी तिमाही में जो है वो 2023 में जो तीसरी तिमाही थी ना, तीसरी तिमाही में 3,69,000 जो लीक खाते थे उनके साथ जो है वो डाटा उल्लंघन के मामले जो है जो भारत में आए, उसमें भारत का स्थान 10th रहा था। वो भी इंपॉर्टेंट हो गया थोड़ा सा। परंतु ये 34% का एक हमने आंकड़ा जाना यहाँ पर कि 34% जो है वो भारतीय उपयोगकर्ताओं को जो है वो स्थानीय खतरों द्वारा लक्षित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि 80वां नंबर जो है वो भारत का रहा, 80th रैंक भारत का यहाँ पर जो है वो रहा। अगर पूछा गया तो मेरे हिसाब से तो डायरेक्टली रैंक टू रैंक ही क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखें। उससे पहले देखो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी पेपर 1 के लिए आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और डेफिनेटली जैसे पहले हेल्प मिली है वैसे यहाँ पर भी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलने वाली है। अभी पेपर 1 हुआ था उसमें तो हेल्प आपने देख ही ली, आगे आने वाले एग्जाम्स में भी डेफिनेटली मिलती रहेगी। तो पेपर 1 की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है तो लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में। आगे बोलते हैं रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इंडियाज फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर एस्टेब्लिश्ड। तो बोलते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान में भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ स्थापित की गई है। अगर देखो हम बात करते हैं कि भारत के किस संस्थान में कौन सा इंस्टीट्यूट ऐसा है जहां पर पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ जो है वो स्थापित की गई है, तो वो IIM शिलोंग में जो है वो की गई है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। IIM शिलोंग में जो है ये पहली जो है वो इस तरह की गति शक्ति रिसर्च पीठ जो है वो स्थापित की गई है। इसमें होगा क्या इस इनिशिएटिव से जो है जो रिसर्च और इनोवेशन जो है ना उसको बढ़ावा मिलेगा, फोस्टर किया जाएगा उसको, और लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में जो है ये किया जाएगा। ये भी ध्यान रखें, गति शक्ति का मतलब वही हुआ फिर। और साथ में आपने ध्यान रखना है कि IIM की बात की जा रही है तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हुआ। जब शिलोंग की बात हुई तो आपको हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में भी क्वेश्चन याद आना चाहिए कि हिमाचल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो कहाँ पर है, ये सिरमौर में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। और IIT मंडी में जो है वो स्थित है, वो तो आपको पता ही है। परंतु ये इंडियाज फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर का आपको पता चल गया, ये ज़रूर आप यहाँ पर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है बाई विच ईयर इंडिया विल हैव इट्स ऑन स्पेस स्टेशन। तो बोलते हैं कि किस साल तक जो है वो इंडिया का अपना एक स्पेस स्टेशन जो है वो होगा। अगर हम बात करते हैं तो अभी ये कहा गया कि इंडिया का अपना एक स्पेस स्टेशन जो है वो होगा, और साइंस डे था उस दिन ये कहा गया। अगर हम बात करते हैं ना जी कि इंडिया का स्पेस स्टेशन कब तक होगा, तो 2035 तक। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 2035 तक इंडिया का अपना एक स्पेस स्टेशन जो है वो होगा, ये कहा गया। और ये कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसरो को जो है वो इस चीज़ के ऊपर काम करने के लिए कहा गया है, और कहा गया है कि 2035 तक हम अपना स्पेस स्टेशन जो है वो लेकर आ जाएंगे। इंडिया का गगनयान मिशन है वो आपको पता है लगभग तैयार है, अगले साल तक जो है वो उसकी पूरी तैयारियां हो जाएंगी, इस साल के एंड तक, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो गगनयान मिशन में होगा क्या। गगनयान मिशन को 2025 तक आप ये मान के चलिए कि लॉन्च कर देगा इसरो, और इसमें ह्यूमंस को जो है स्पेस पर भेजा जाएगा, ये ध्यान रखना। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी मौके पर जो है वो क्या किया, इसी मौके पर उन 4 इंडियन एयरफोर्स के सिपाहियों के या फिर इंडियन एयरफोर्स के जो कैप्टन्स हैं उनका नाम बताया जो यहाँ पर जाएंगे। तो इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन है प्रशांत बालकृष्ण नैयर, एक इनका नाम बताया गया। ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्ण है, इनका नाम बताया गया। ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप है, इनका नाम बताया गया। और विंग कमांडर हैं शुभांशु शुक्ला, ये लोग जो है वो जाएंगे गगनयान मिशन के साथ। आपको पता है गगनयान मिशन में क्या होगा, ह्यूमंस को यानी कि इंसान को जो है वो स्पेस पर भेजने की तैयारी जो है वो इंडिया कर रहा है। तो इन 4 एस्ट्रोनॉट्स के जो है वो नाम बताए गए हैं। ये एस्ट्रोनॉट्स जो है वो इंडियन एयरफोर्स के सिपाही हैं, और साथ में ध्यान रखना है कि रशिया इनकी ट्रेनिंग चल रही है, इनकी ट्रेनिंग रशिया के साथ मिलकर होगी। इंडिया में इनकी ट्रेनिंग होगी तो बड़े हायर लेवल पर इनकी ट्रेनिंग जो है वो कराई जाएगी। नाम मैंने इसलिए बताया कि हो सकता है बड़े ही सिलेक्टेड पर्सन्स हैं तो नाम पूछ दिया जाए। आपको पता है इससे पहले राकेश शर्मा के नाम जो है ये उपलब्धि है इंडिया में।
जो स्पेस पर जो था वो गए थे, या फिर जिन्होंने स्पेस यात्रा जो था वो की थी। अगर हम राकेश शर्मा की बात करते हैं तो 1984 में ये फर्स्ट इंडियन सिटीजन बने थे जिन्होंने स्पेस में जो था वो एंटर किया था। तो राकेश शर्मा का कौन सा ईयर था, वो 1984 था, ये ध्यान रखना। अभी हमारे इंडिया के ये 4 जाबाज सिपाही जाएंगे, एस्ट्रोनॉट जाएंगे, तो इनके नाम पता होने चाहिए। फिर से रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है, एक बार बोल देता हूँ। कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन अय्यर, और ग्रुप कैप्टन है अजीत कृष्णन, और ग्रुप कैप्टन है अंगद प्रताप, और विंग कमांडर हैं शुभांशु शुक्ला। उनके नाम आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट, यहाँ से उनके नाम आपने नोट कर लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2024। नेशनल साइंस डे मनाया गया, उसी प्लग्स के साथ आप ऊपर वाले क्वेश्चन को भी जोड़ सकते हैं। कब मनाया जाता है नेशनल साइंस डे? ये 28 फेब को जो है वो मनाया जाता है। 28 फेब को यानी कि 28 फरवरी को जो है ये मनाया गया। राष्ट्रीय साइंस डे है ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो नेशनल लेवल का ये साइंस डे जो है वो मनाया गया। क्यों ये साइंस डे जो है वो मनाया जाता है 28 फरवरी को? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि डिस्कवरी हुई थी रमन इफेक्ट की, और ये सीवी रमन जी के द्वारा जो था वो की गई थी। और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए जो है, उसी को मार्क करने के लिए ये दिन जो है वो प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को जो है वो मनाया जाता है। 2024 में इसकी थीम क्या रखी गई थी? 2024 में इसकी थीम रखी गई थी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत जो था वो 2024 में इसकी थीम रखी गई थी। इसके नीचे जो लिखा गया है ना, वो 2023 की थीम है, 2022 की थीम है और 2021 की थीम है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। परंतु फिर भी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग जो है वो 2023 की थीम है। 2022 की थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। और उससे पहले जो 2021 में थीम रखी गई थी वो थी फ्यूचर ऑफ STI साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। फिलहाल हम 2023 की मुख्य रूप से जो है वो याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं CB रमन साहब के बारे में। CB रमन को देखो अलग अलग अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। अलग अलग अवार्ड जब इनको मिले हैं ना, तो वो क्वेश्चन भी एग्जाम में बनेगा कि इनको कौन कौन से अवार्ड्स कौन कौन से ईयर में दिए जा चुके हैं। इन्होंने रमन इफेक्ट जो था वो किया था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ इनको 1930 में जो था वो मिला था, ये आपने ध्यान रखना है। साथ में इनको भारत रत्न भी जो था वो मिला था, वो 1954 में जो था वो मिला था। इनको लेनिन प्राइज़ भी जो है वो मिला है। लेनिन प्राइज़ भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये प्राइज़ कौन से ईयर में मिला था? 1957 में इनको लेनिन प्राइज़ जो था वो मिला था। तो 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था। प्राइज़ तो बहुत सारे हैं, परंतु इंपॉर्टेंट प्राइज़ मैं बता रहा हूँ। नोबेल प्राइज़ 1930 में, भारत रत्न 1954 में, और लेनिन प्राइज़ जो था वो 1957 में मिला था। अच्छा चलो, नोबेल प्राइज़ की बात हुई कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, तो इस वर्ष भी नोबेल प्राइज़ जो है वो दिए गए हैं। किसको जो है वो इस वर्ष नोबेल प्राइज़ जो है वो दिए गए हैं? 2023 में, यानी कि 2023 में फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज़ मिले हैं वो हम जानेंगे। 3 पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको ये नोबेल प्राइज़ जो है वो दिए गए हैं। उनके नाम क्या क्या हैं? यहाँ पर मैं उनके नाम लिख दिए मैंने यहाँ पर। 2023 के जो विजेता थे उनके नाम। 2023 में जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो एक पियरे एगोस्टिनी को मिला था। पियरे एगोस्टिनी, इनका नाम ध्यान रखना है। दूसरा नाम आपने ध्यान रखना है, फ्रैंक क्रॉस को जो था वो दिया गया था, तो फ्रैंक क्रॉस का दूसरा नाम ध्यान रखना है। तीसरा नाम आपने ध्यान रखना है, एनी एल हुलियर को जो था ये दिया गया था। ये तीसरा नाम है एनी एल हुलियर को। तो ये आपने 3 नाम याद रखने हैं जिनको नोबेल प्राइज़ जो था वो फिजिक्स में मिला था। 2023 की हम बात कर रहे हैं कि 2023 में इनको नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स जो था वो मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हो गए सारे के सारे। नेशनल साइंस डे था तो हमने फिजिक्स के बारे में क्वेश्चन जान लिया, CB रमन जी के बारे में जान लिया। सारे क्वेश्चन जो था वो हमने डिस्कस यहाँ पर किए। चलिए जी, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द ट्राइलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती। तो बोलते हैं ये त्रिपक्षीय एक्सरसाइज होती है, यानी कि 3 कंट्रीज के बीच में। त्रिपक्षीय मतलब ट्राइलेटरल, 3 कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज होती है। इसका नाम है दोस्ती। ये कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में जो है वो होती है? अभी चर्चा में थी तो हमने डिस्कस किया था लास्ट एडिशन में इसको, और अभी आपने कमेंट करके जो है वो बताना है कि कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में जो है ये हुई। देखो, ये PDFs भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो एग्जाम रिलेटेड आती हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती हैं, वो भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @tolexam31। वहाँ पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाएगी जो आपकी हेल्प करेगी, आपको अवेयर रखेगी। तो इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।